तो लीडर तो आफ्टर ऑल रिस्पॉन्सिबल हैं ही इस चीज़ के लिए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी भी जिम्मेदार है जो भ्रष्टाचार के लिए। हाँ, सो कॉल्ड अपने आप को बहुत प्रिपेयर करके जाते हैं कि ओ माय गॉड आई एम गोइंग टू बी द टॉपर इन यूपीएससी, और होते भी हैं, लेकिन वो उसके बाद कितना बदलाव ला पाएँ। पॉलिटिक्स अच्छा तो नहीं है इस कंट्री के अंदर, अगर अच्छा होता तो शायद आज हम भी बहुत पहले ही सुपर पावर हो गए होते। एक ही सड़क को बार बार बना के जो ठेकेदार होते हैं मालामाल होते जाते हैं। तो कहीं पे भी जब स्टेबिलिटी बहुत अधिक होती है ना, तो लोग सुस्त पड़ ही जाते हैं। ये केमिस्ट्री का भी रूल है कि जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है स्टेबल हो जाता है, वो एटम डिस्ट्रॉय हो जाता है। कि आज के टाइम में इंडिया पूरे वर्ल्ड में स्मार्टफोन यूज़र में एक बड़े टॉप रैंकिंग में आता है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। एक बार पुनः स्वागत है आपका कीर्तिमान भारत न्यूज़ में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हाँ, बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बड़ी आसानी से पहुंचते रहेंगे और आप देश दुनिया की तमाम खबरें जानते रहेंगे। हम इस वक्त इस चौराहे पे खड़े हैं। यहाँ देखिए, मेरे पीछे आपको बड़े बड़े बिल्डिंग नज़र आएंगे, ठीक, और मेरे दूसरे तरफ कुछ छोटे छोटे लोग नज़र आएंगे जो अपनी आजीविका चलाने के लिए किसी भी प्रकार से ठेले पे कोई चाय बेचता नज़र आएगा, छोटे छोटे दुकान नज़र आएंगे, कोई चाय बेचता आपको नज़र आएगा, कोई आपको फल का जूस बेचते नज़र आएगा। और ये काम सिर्फ ये लोग इसीलिए करते हैं ताकि उनकी आजीविका ठीक से चल सके, उनकी परिवार का गुजर बसर हो सके। अब देखिए, ये हिंदुस्तान का दो रूप है। एक वो हिंदुस्तान है कि बड़े बड़े महलों में रहता है, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े फ्लैट में रहता है, और एक वो हिंदुस्तान है कि जो अपने उनके जीवन में दो रोटी मिल सके, उनके परिवार सुखी रह सके, इसके लिए संघर्ष करता है। ये दो हिंदुस्तान है। लेकिन ना उन महलों में रहने वाले, बड़े बड़े बिल्डिंग में रहने वाले हिंदुस्तान से लोगों को समस्या है, और ना ही इन ठेले पे बैठे लोगों से या फिर ठेले पे चाय बेचने वाले और अपने आजीविका चलाने के लिए मजदूरी करने वाले, छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले लोगों को इस हिंदुस्तान को समस्या है। समस्या इस हिंदुस्तान को उन लोगों से है जो आम लोगों की हकमारी करके इस देश के संपत्ति को लूट लिए हैं, जो करोड़ों अरबों में ब्लैक मनी जमा कर लिए हैं, जो करोड़ों अरबों में ब्लैक मनी जमा करते हैं। और जब उनके घर पे सीबीआई और ईडी का रेड पड़ता है तो किसी न किसी रूप में इस सीबीआई और ईडी के रेड से बचने के लिए राजनीतिक का सहारा लेते हैं, लोगों के बीच एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं कि कहीं ना कहीं मोदी या जो केंद्र सरकार है जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है अपने विरोधी राजनीतिक दलों के खिलाफ। अब बताइए, ये कैसा दोहरा चरित्र है, कैसा दोहरा मापदंड है जो आम लोगों को बलगलाया जाता है। करोड़ों रुपया मिलते हैं रेड में, ये सब देखते हैं। चाहे आप पार्थ चटर्जी, ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री, पश्चिम बंगाल देख लीजिए, बिहार में भी कई जगह रेड पड़े कई इंजीनियर के घर पे। चाहे आप महाराष्ट्र का मामला देखिए या यूपी का मामला देखिए, कई रेड पड़े जहां से इतने रुपया मिले कि पिछले कुछ ही वर्षों में ईडी ने 1 लाख करोड़ से अधिक का ब्लैक मनी जब्त किया। अब सोचिए, और इसके बाद भी जब कुछ लोग बड़ी बेशर्मी से कैमरे के सामने आते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, मोदी सरकार बदला लेने के लिए सिर्फ ईडी और सीबीआई का रेड करती है, तो कहीं ना कहीं ये जनता के इन ठेलों पे रोजगार करने, अपने दिनचर्या में छोटे छोटे रोजगार करके चाय बेचने वाले, भुजा बेचने वाले और जीवन जीने के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय होता है। और ये अन्याय इस देश के लोगों के साथ होता है। ये अन्याय उन लोगों के साथ होता है जिसकी हकमारी करके करोड़ों रुपये के कालाधन बटोरे जाते हैं, करोड़ों रुपये के कालाधन जमा किए जाते हैं। और ऐसे अन्याय करने के बाद भी नेता आम जनता को बड़ी ही बेशर्मी से गुमराह कर देते हैं। और ये आम लोगों का पैसा है। अगर ये पैसा सही रूप में आम लोगों तक पहुँचे तो याद रखिएगा, महंगाई कम हो जाएगी। आज जो लोग ठेला पे चाय बेचते हैं, कल वो बड़े सा
कोई स्टॉल लगा सकते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बना सकते हैं, सभी राष्ट्र में सुखी हो सकते हैं। क्योंकि यही कारण है कि लोगों को लोन नहीं मिलता, लोगों के पास पैसा नहीं है, क्योंकि गरीबों का पैसा देश के बड़े बड़े धन कुबेर लूटे हुए हैं। हम नहीं कहते कि बड़े बिल्डिंग में रहने वाले, बड़े बड़े भवन में रहने वाले सभी लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े भवन में रहने वाले, बड़े बिल्डिंग में रहने वाले आम लोगों की हकमारी करके वो इस मुकाम पर पहुँचे हैं। क्या करते हैं आप? सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। अच्छा बताइए, अभी जो धन कुबेर लोग हाँ हाँ। आम लोगों के, जनता के पैसे को लूट के रखे हुए हैं, उनके पर जब सीबीआई और ईडी की कार्रवाई होती है, वो सही है या गलत है? ऑफ कोर्स सही है। आपको लगता है जो ईडी जो कार्रवाई कर रही है वो सही है? हाँ बिल्कुल, जो जेन्युइन है वो तो होना चाहिए। अभी जैसे सपोज़ मान लो कि आप देखो, हम एक कॉमन इंसान सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता है सुबह से रात तक। जितना भी, दो तरह के टैक्स होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है जो हम लोग एक ही बार में पे करते हैं, और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है जैसे आटा दाल चावल सब चीज़ पे इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हो। तो उसी टैक्स को अगर कोई, टैक्स तो सबको पे करना है, अब उसी टैक्स को कोई गलत तरीके से बचा करके और अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ कर रहा है, वो तो गलत बात है ना। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये देश जब चलता है तो एक कॉमन व्यक्ति हो या अडानी अंबानी हो, इस देश को चलाने में सबकी महत्वपूर्ण योगदान है और सबका एक समान योगदान है। हाँ, ये अलग बात है कोई अडानी बना हुआ है, बड़े बड़े कोई मल्टीनेशनल कंपनी खड़ा कर लिया है और कोई ठेला पे चाय बेच के किसी भी प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह करता है, अपने परिवार का जीवन निर्वाह करता है। लेकिन इस देश में सभी की भूमिकाएं अहम है। लेकिन जब लोग इन हकमारी करके, इन ठेले पे इन गरीबों का पैसा लूट के और उस पैसे को बेईमानी कर लेते हैं, चाहे वो राजनेता हो या बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, तो ये देश के साथ अन्याय है। अभी ये व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, ये सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं ना, अब किसी कंपनी में काम करते होंगे, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में। अब इनके पास टैलेंट है, लेकिन फिर भी इनके पास इतना पैसा नहीं है कि खुद का ये एक मल्टीनेशनल कंपनी खड़ा कर सके। सही कह रहा हूँ कि नहीं? और बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि इतना बड़ा कैपिटल एक गांव से निकला हुआ लड़का जिसके फादर किसान हो, तो वो कहाँ से करेगा? उसके लिए कैपिटल चाहिए, और कैपिटल कहाँ से आएगा? जब पैसा होगा पास में तब तो। अब देखिए, पैसा नहीं है, आम लोगों के पास टैलेंट है, गांव से निकला हुआ लड़का के पास पैसा नहीं है कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी खड़ा कर सके। मजबूरी है कि वो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के चुंगल में जाके और वहाँ पे वो काम करते हैं। वो बने ही हैं जॉब करने के लिए, टैलेंट होते हुए भी, और अगर आप बैंक में लोन लेने भी जाएंगे तो आसानी से नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स बैंक आपका कुछ तो मांगेगी कि आपके पास एसेट कितना है, तो जितना, अब एसेट ही नहीं है तो या तो एसेट जो है उससे अपना पापा का गुजारा होगा, या आप अपना वो स्वार्थ देखोगे, या अपना ड्रीम पूरा करोगे उसको बेच करके। और बैंक से लोन लेने अगर जाइएगा तो गिरवी रखा जाएगा, आपसे गिरवी मांगा जाएगा कुछ रखने के लिए। और सबसे बड़ी बात, समझने वाली बात है, इसी देश में नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोग को आसानी से लोन मिल जाती है और हजारों करोड़ों का इस देश की संपत्ति लेके वो आसानी से भाग जाते हैं। लेकिन एक आम परिवार से है, आपके पास टैलेंट है, आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, आप इंजीनियर हैं, फिर भी आपको लोन नहीं मिलेगा, आप एक बड़ी कंपनी नहीं खड़ा कर सकते। ये देश तरक्की कैसे करेगा जब तक आम लोगों की भूमिका इस देश के तरक्की में नहीं जोड़ा जाएगा? आम लोग आगे नहीं आएंगे। बताइए, एक लड़का जो अच्छा बिजनेस कर सकता है, क्या वो ऑनलाइन बिजनेस कर सकता है? सब कुछ कर सकता है, लेकिन अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे कंपनी वो खड़ा कर सकता है? बताइए, उनके पास पैसा नहीं है, वो किसान परिवार से है, वो गांव से है, कैसे अपने जीवन यापन करेगा? वो पहले अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करेगा या किस सिस्टम से लड़ेगा, क्या करेगा? सबसे देखिए, सबसे एक तो देखो कि यहाँ पे जो रिच हैं वो खुद का स्वार्थ देख रहे हैं। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जब आप ग्राउंड लेवल पे जा कर के देखोगे, जो गांव के स्तर पे लोग टैलेंटेड हैं, लेकिन यहाँ पे मूलभूत सुविधा ही नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कॉलेज नहीं है। आप एक भी कॉलेज एक्सेप्ट NIT और IIT को देख लो बिहार में, तो कितने सारे ऐसे कॉलेज हैं जो अच्छे से प्लेस कर सकते हैं। इवन आप साइंस कॉलेज का कंडीशन देख लो, जो अर्ली टाइम में वन ऑफ द टॉप कॉलेज ऑफ इंडिया में आता था, जहाँ दूर दूर से लोग पढ़ने के लिए आते थे, उसकी आज साइंस कॉलेज की बात कर रहे हैं। हाँ, और आज टॉप 200 में भी शायद पटना का यूनिवर्सिटी नहीं है और पटना का साइंस कॉलेज नहीं है। ये स्थिति, और ये स्थिति क्यों हुआ?
क्योंकि यहाँ पे गोरख धंधे चलते हैं, यहाँ पे ब्लैक मनी का धंधा चलता है, लूट है, चारों तरफ लूट है। चाहे आप यूनिवर्सिटी के कैंपस से उठा के देखिए, हर जगह लूट है। और वो लूट का पैसा नेता दबाए हैं और वही पैसा 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपया चुनाव में खर्च किए जाते हैं। एक एक राजनीतिक पार्टी का, एक एक नेता का जब कार्यक्रम होता है तो वहाँ लाखों करोड़ों रुपये खर्च कर दिए जाते हैं। लेकिन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को वो अपना कंपनी खड़ा कर सके, वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सके, मार्क जुकरबर्ग जैसे वो कोई फेसबुक बना सके, कोई व्हाट्सएप बना सके या कुछ इस प्रकार का काम कर सके, इसके लिए उसको पैसा नहीं मिलेगा। ये देश है। अब ब्लैक मनी पर जो कार्रवाई हो रही है वो सही है? बिल्कुल जायज़ बात है, क्योंकि आप देखो इंडिया का ब्लैक मनी अगर आप पूरे वर्ल्ड में बात करोगे तो उन टॉप कंट्रीज़ में आता है। यहाँ के ब्लैक मनी का कलेक्शन अगर आप पनामा में बात करो या स्विफ्ट बैंक में बात करो, एक बहुत बड़ा अमाउंट वहाँ पे जमा कर रखा है यहाँ के लोगों ने। और दूसरी चीज़ कि ऐसा नहीं है कि सब लोग बुरे हैं, कुछ लोग कर भी रहे हैं आगे आकर के। लेकिन आप इस कंट्री का सबसे ज़्यादा, जैसा कि आपने इलेक्शन का बात करा, इस कंट्री में हर एक महीने कहीं ना कहीं इलेक्शन होता है, वहाँ पे बिलियनों डॉलर का खर्चा होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस चीज़ को देखना चाहिए कि आपके पास एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है, आपके पास अच्छा हॉस्पिटल फैसिलिटी को प्रोवाइड करने का पैसा नहीं है, हेल्थ सर्विसेज में अच्छे से इन्वेस्ट करने का पैसा नहीं है, लेकिन आपके पास इलेक्शन कराने का बिलियनों डॉलर आता है। बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा आप ह्यूमन इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग की बात करो तो आप पाकिस्तान से बहुत आगे नहीं हो। पाकिस्तान का शायद 160th रैंक है ऐसा कुछ, इंडिया का 132 या 1 ऐसा कुछ रैंक है। तो आप खुद को तो देखो कि आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। अच्छा, आपको लगता है जब ये ब्लैक मनी बाहर आ जाएंगे तो शायद आम लड़के जो आप जैसे लोग गांव से आए हुए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए एक रास्ता खुलेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आज भी एक देश का बड़ा आबादी गांव में रहता है। आज भी वहाँ के अगर आप स्कूलों की बात करो, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, वहाँ पे उतना इम्प्रोवाइज़ होकर के एजुकेशन नहीं मिल रहा है। प्लस हमको चाहिए कि हम उस स्तर पे एजुकेशन दें गाँव में कि अभी तो एक ही APJ अब्दुल कलाम को देखा है देश ने, क्या और भी नहीं निकल सकते हैं वहाँ से? क्या कैपेबिलिटी नहीं है लोगों में? गांव में लोग मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी मेहनती लोग हैं, अच्छा स्टूडेंट हैं जो आपको मिलेंगे। हजारों करोड़ रुपया का मिड डे मील आता है लेकिन सारे खा जाते हैं। भ्रष्टाचार है, बिल्कुल। कई जगह पे भ्रष्टाचार है। सरकार के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है। सोचिए, कोई सरकार से, एक प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि उसके पास सरकार से ज़्यादा पूंजी हो सकता है और सरकारी स्कूल से ज़्यादा फैसिलिटी प्राइवेट स्कूल दे सकती है? बताइए। हम आपको देखिए, हम पहली बात तो ये बात किया कि समस्या क्या है। अब हम आपको बताते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज के टाइम में कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ पर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अपना प्रभाव नहीं रखती है। तो अगर हम इसी चीज़ को, आप ये देखिए कि गवर्नमेंट को आज के डेट में प्राइवेटाइज़ क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी ऐसा गवर्नमेंट सेक्टर रेयर ही है जो कि प्रॉफिट कमा के दे रही है गवर्नमेंट को। तो यही चीज़ आप प्राइवेट सेक्टर में नहीं कर सकते हो, चाहे MNC हो, चाहे कोई बड़ी कंपनी हो, चाहे टाटा की आप कंपनी ले लो या किसी की भी कंपनी ले लो, आप वहाँ पे करप्शन नहीं देखोगे। कारण कि उन्होंने सिस्टम को इस तरह से बनाया है जिसको आप मैनेजमेंट का नाम देते हो। तो इसी सॉफ्टवेयर डोमेन को आप ब्यूरोक्रेसी, जो आज IAS की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छा बात है कि IAS है, लेकिन आप इस चीज़ को भी मत भूलो कि ब्यूरोक्रेसी आज के टाइम में सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। लीडर तो है ही, लीडर लोग तो अब शास्त्री जैसे तो लोग कम ही पैदा हो रहे हैं, तो लीडर तो आफ्टर ऑल रिस्पॉन्सिबल हैं ही इस चीज़ के लिए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी भी जिम्मेदार है जो भ्रष्टाचार के लिए। हाँ, सो कॉल्ड अपने आप को बहुत प्रिपेयर करके जाते हैं कि ओ माय गॉड आई एम गोइंग टू बी द टॉपर इन UPSC, और होते भी हैं, लेकिन वो उसके बाद कितना बदलाव ला पाएँ इस चीज़ को, क्या आप ये बदलाव आता क्यों नहीं है देश में? देश में इतने सारे कदम उठाए गए लेकिन भ्रष्टाचार पे फिर भी रोक नहीं लग पा रहा है, कारण क्या है? देखिए सबसे, जब तक स्वार्थ शामिल रहेगा, आपका और मेरा स्वार्थ जब सिर्फ खुद का रहेगा, तब तक तो भ्रष्टाचार रहेगा ही, क्योंकि आप अपना देख रहे हो, हम अपना देख रहे हैं, कोई कलेक्टिव होकर के कंट्री का तो नहीं सोच रहा है ना। तो जब तक IAS भी अपना देखते रहेंगे,
बाकी लोग भी अपना देखते रहेंगे तो करप्शन रहेगा। शिक्षा व्यवस्था में, क्योंकि आपने पढ़ाई की है, आपने बीटेक इंजीनियरिंग की, आपको लगता है कहीं शिक्षा व्यवस्था में कमी रह जाती है कि लोग एक उस प्रकार के डेवलप विचार नहीं कर पाते ताकि पूरे नेशन के लिए सोचे, सिर्फ सेल्फ के लिए ना सोचे? बिल्कुल जायज़ बात है। एजुकेशन तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। एक तो सबसे पहली बात, आप शुरुआत से ही ये पढ़ना सिखाते हो कि आप यहाँ का एजुकेशन सिस्टम को ही हम एक छोटा सा लूप होल आपको बताते हैं कि आप क्या पढ़े हो, उसी का फिर से टेस्ट किया जाता है एग्ज़ाम में जा कर के कि एक क्वेश्चन आपको उठा के दिया जाता है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ समथिंग फ्रॉम दिस चैप्टर, और क्या क्या था ये, इस तरह से करके। तो आप मेमोरी टेस्ट कर रहे हो, ना कि एक्सपेरिमेंट, या फिर ये चेक कर रहे हो कि नॉलेज कितना है इसके पास। जो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, तो अगर यहाँ से भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है तो सबसे पहली बात तो आपको ना कि आराम से रिलैक्स होकर के जॉब करना है, ऐसा सोच नहीं डेवलप करना है एजुकेशन देने के दौरान। ये आपको देना पड़ेगा एजुकेशन में कि हम कैसे अपने कंट्री को आगे लेकर के जाएं, जो कि आज रशिया में हो रहा है। रशिया को भले ही आप कहीं ना कहीं एक राष्ट्रवाद की भावना लोगों के बीच बैठाना होगा। आज जर्मनी देखो कि एक समय जर्मन टेक्नोलॉजी को अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन आज जर्मन टेक्नोलॉजी का दुनिया लोहा मानती है, और एजुकेशन का भी उनका। अच्छा, कहीं ना कहीं अपने देश में हर चीज़ के लिए जो एक पॉलिटिकल पावर है, जो एक राजनीतिक सत्ता है, इसको जिम्मेवार माना जाता है, ये सही है क्या? देखिए, पॉलिटिक्स अच्छा तो नहीं है इस कंट्री के अंदर। अगर अच्छा होता तो शायद आज हम भी बहुत पहले ही सुपर पावर हो गए होते। लेकिन कुछ लोग हैं जो अच्छा भी किए हैं, लेकिन अब जैसे आईटी रिवॉल्यूशन हुआ कंट्री के अंदर, ये बहुत बड़ा चेंज था जो कि आज के टाइम में इंडिया 90 कंट्री से भी अधिक को एक्सपोर्ट कर रहा है आज सॉफ्टवेयर, आज के दिन में, ठीक है। और आज एक बात बताइएगा, आज लोग जब प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, जैसे कि आप भी जॉब कर रहे हैं, तो बड़ी आराम से, बहुत सिंसेरिटी, मतलब बहुत ही सतर्कता से, बहुत ही ईमानदारी से वहाँ वो काम करते हैं। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो आलसी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो उतना अपना योगदान नहीं दे पाते। क्या कारण है? देखिए, प्राइवेट जॉब में आपको जवाबदेही होती है। अब आपको जो काम दिया गया है उसको वक्त पे पूरा करना है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में क्या है कि आप कोई किसी काम को कर रहे हो, आप छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए कि कोई सड़क या ब्रिज बन रहा है, तो उसका टारगेट बेशक शुरुआत में 1-2 साल रहे, लेकिन एक समय बाद ऐसा आता है जब वो 5 साल 6 साल से वही सेम सड़क ही बन रहा है। गया क्या आपका? गया आपका कुछ नहीं, गवर्नमेंट का कुछ नहीं गया, गया तो पब्लिक का गया कि आप 5 साल के लिए जो टैक्स दे रहे हो अपने मतलब मेहनत से, वो आप इन्वेस्ट किए, वो भी बर्बाद हुआ, टाइम भी बर्बाद हुआ, रिसोर्स भी बर्बाद हुआ। इस देश में सबसे बड़ी समस्या है कि सही बता रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। आप देखे होंगे कि वो जो सड़क बनती है, सड़क का निर्माण होता है आम लोगों के पैसे से होता है, आम पब्लिक के पैसे से होता है, लेकिन एक ही सड़क को बार बार बना के जो ठेकेदार होते हैं मालामाल होते जाते हैं, बार बार उसके लिए जो वो प्रोसेस होता है उसको भी फॉलो किया जाता है, बिल भी पास हो जाता है, और कहीं ना कहीं इन सारे चीज़ों में भ्रष्टाचार। अच्छा, निजीकरण को विषय में क्या सोचते हैं आप? निजीकरण देश में होना चाहिए? देखिए, अगर गवर्नमेंट सेक्टर अगर अच्छा आउटपुट दे रही है तो फिर मेरे ख्याल से प्राइवेटाइजेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इनकेस अच्छा अगर आउटपुट नहीं दे रही है, आप डिफेंस सेक्टर का ही ले लो। आप आज के दिन में अगर आप इंडिया की कैपेबिलिटी अराउंड 16 फाइटर प्लेन प्रोड्यूस करने की है, लेकिन हम अगर मानते हैं कि अगर इसको बढ़ाना है, जो कि ज़रूरी है, तो ज़रूरी है तो आप कैसे करोगे? आपको प्राइवेट सेक्टर को तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो उसी तरह से आप BSNL को देखो या बाकी एयरलाइंस कंपनी को देखो जो गवर्नमेंट की थी, इंडियन एयरलाइंस जो अब बिक गई, जिसको टाटा ने शायद एक्वायर किया है। तो इन सब को का आउटपुट बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? आपको तो प्राइवेटाइज़ करना ही पड़ेगा। और प्राइवेटाइज का देखिए, आप सबसे अच्छा उदाहरण देख सकते हैं कि BSNL एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है, और जियो ले लीजिए, एयरटेल ले लीजिए, ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। और देखिए, अभी BSNL शायद अपना 4G भी लॉन्च नहीं कर पाई है, और कहीं ना कहीं जियो अभी 5G लॉन्च करने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट सेक्टर की चीज़ें हैं वो पीछे रह जाती है। सबसे बड़ी बात इन्होंने बताया कि वहाँ लोग डेडिकेटेड नहीं होते काम के प्रति, लापरवाह होते हैं। भ्रष्टाचार तो होते ही हैं, लापरवाह भी होते हैं। इसीलिए एक कारण है कि अपने देश में देखिएगा कि अधिकतर लोग गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए प्राइवेट सेक्टर में प्रॉब्लम क्या है कि आप अगर बहुत अच्छा स्किल्ड हो और बहुत अच्छा जानते हो तो आपको एक तो पैसा भी अच्छा मिलेगा, प्लस पूछ भी ज़्यादा होगी। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है कि एक बार बस एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे आप, उसके बाद एंट्री अगर मिल गई इंटरव्यू के बाद, तो आपको कोई निकाल नहीं सकता है।
तो जॉब स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है गवर्नमेंट सेक्टर में। तो कहीं पे भी जब स्टेबिलिटी बहुत अधिक होती है ना तो लोग सुस्त पड़ ही जाते हैं। ये केमिस्ट्री का भी रूल है कि जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है स्टेबल हो जाता है वो एटम डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो एक बुरा बात भी है, लेकिन अगर आप यूएस का भी कंपैरिजन करोगे तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट सेक्टर है जो बहुत अच्छा करती है। अच्छा, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जैसे कि आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, भारत बहुत कुछ नहीं कर, अभी तो हाल फिलहाल में कुछ चीज़ें डेवलप हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हम जो यूएस से है बहुत पीछे हैं, यानी पश्चिमी देश से हम बहुत पीछे हैं। कारण क्या है यहाँ पे? सबसे बड़ा कारण तो है कि आप रिसर्च और इनोवेशन में आप खर्चा कितना कर रहे हो। ठीक है, आज के डेट में देखोगे तो आप बहुत मिनिमल अमाउंट खर्च करते हो जो रिसर्च और इनोवेशन में इंडिया के अंदर। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इतना देर भी ठीक नहीं है। आप 21st सेंचुरी के इंसान हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आज के डेट में अपने आप को अप टू डेट रखो और वर्ल्ड से कम्पीट करो। क्योंकि चाइना जैसा कंट्री जो 1930 में आप देखोगे 1960 के टाइम में तो पीछे था सब, लेकिन प्रेजेंट में वो आपसे काफ़ी आगे चला गया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि खर्च किया जाता है, यहाँ भी प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, सरकार स्तर पर एक योजना केंद्रीय स्तर पे बनाया जाता है, लेकिन ज़मीन पे आते आते वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है कहीं ना कहीं। अभी देखिए स्किल इंडिया चला था, जहाँ पे लोगों को कंप्यूटर आदि की शिक्षा देना था, और भी कई सारे सरकार द्वारा भी ITI कॉलेज प्रत्येक ज़िला में खोला गया है। इस प्रकार की चीज़ है, लेकिन देखिएगा अधिकतर जगह वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं। तो यही तो समस्या है देश की। देखिए, आप जो है ना, एक इंडिया गवर्नमेंट का एक स्कीम है डिजिटल इंडिया करके। डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया जो है सीधा जब एक मतलब सपोज़ एक कैंडिडेट है और एक कॉलेज है, जब तक इन दोनों के बीच में डायरेक्ट डील नहीं होगा ना, तब तक बिचौलिया और बीच का जो भ्रष्टाचार है वो दूर नहीं होगा। हम आपको एक सॉल्यूशन दे रहे हैं कि इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। भ्रष्टाचार है वो सबको पता है, लेकिन आपको इसका सॉल्यूशन पे फोकस करना पड़ेगा रेदर देन आप प्रॉब्लम को तो एनालाइज कर लिया और सब लोग एनालाइज कर। लास्ट क्वेश्चन कि डिजिटलाइजेशन जो किया गया है ये भ्रष्टाचार पे काबू पाने में समर्थ है क्या? बिल्कुल 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 पॉसिबल है। इससे आप ऑटोमेशन एक टेक्नोलॉजी है जिससे आप काफ़ी कुछ जो है अच्छा कर सकते हो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग व्यक्ति हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत में आज ही बहुत सारे लोग हैं जो टेक्निकली वो नहीं जानते हैं बहुत सारी चीज़ों को करना। गांव में आप जान लीजिए, चाहे वो आप ऑनलाइन पेमेंट ही ले लीजिए, वो नहीं करना जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें आज भी उनको पता नहीं है। देखिए, हम मानते हैं कि वो थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते हैं, और वजह भी है कि इंडिया साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भी काफ़ी पीछे है, तो उनका भी चिंता वाजिब है। तो और लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि आज के टाइम में इंडिया पूरे वर्ल्ड में स्मार्टफोन यूज़र में एक बड़े टॉप रैंकिंग में आता है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि आज के टाइम में लोग जो है ना नॉलेज से अछूते नहीं हैं, वो चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो या गूगल के माध्यम से नॉलेज अर्न कर रहे हैं। लेकिन आपको अब क्या है कि उनको टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाना होगा। तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को पहल करना पड़ेगा लोगों के द्वारा और गवर्नमेंट स्कीम्स के द्वारा। तो इस थ्रू आप हेल्प कर सकते हो। जो गांव में भी लोग हैं, शहर वाले लोग तो काफ़ी फ्रेंडली हैं। अब अभी हमारे साथ अमर्त्या जी थे, ये इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। इनसे हमने अभी बहुत सारे विषयों पे चर्चा किया। आज देश में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार में जो देश में डिजिटलाइजेशन का एक मुहिम चलाया गया है, ये भ्रष्टाचार से निपटने में किस प्रकार से सहायक बन सकती है, और भी बहुत सारे चीज़ों पे मुद्दों पे हमने इनसे राय ली किस प्रकार से भ्रष्टाचार रोका जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने फोकस किया और बताया कि किस प्रकार से देश में ऊपर से नीचे तक करप्शन है और हर सेक्टर में करप्शन है। चाहे आप वो कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र देख लीजिए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र, एजुकेशन का सेक्टर देख लीजिए, हर जगह कहीं ना कहीं देश में भ्रष्टाचार है। और उस भ्रष्टाचार से कैसे निपटा जाए, इसके विषय में भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपनी राय रखी। आगे भी हम इसी प्रकार से जानकारी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।